हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट स्कैम सामने आ रही है। ऐसी न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है। 50 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। उस बातों में किसी तरह का कोई वजूद नहीं है, कोई दम नहीं है। ये ना कोई स्कैम है, ना कोई फ्रॉड है, ना किसी तरह की कोई गलत काम हुआ है। एक्चुअल में सेबी ने आपसे मांगा क्या है? पिछले 2-2.5 सालों कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने गोल्ड रिफाइनरी में ही क्यों बिजनेस कराई? राजेश एक्सपोर्ट ने शुरुआत ही गोल्ड से की थी। क्योंकि सर इससे पहले तो राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम बहुत लोगों को नहीं पता था। ये स्कैम है ही नहीं, कोई गड़बड़ है ही नहीं, उसको भी आप इस तरह बता रहे हो। हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट स्कैम सामने आ रही है। ऐसी न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है। 15 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें जिनका नाम आ रहा है वो है राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है, उनका नाम आ रहा है। ये न्यूज़ किसने डाली है? ये न्यूज़ इंट्रोड्यूस करी है सेबी ने, ठीक है। और ये मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है न्यूज़, हॉट टॉपिक चल रहा है अभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसी पर्सन से डायरेक्टली बात कर लेते। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लस बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ मैं ये पॉडकास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो पर्सन है उनका नाम है राजेश मेहता जी, जो कि फाउंडर है राजेश एक्सपोर्ट्स के एंड चेयरपर्सन है, ठीक है। तो क्यों ना हम उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ही सर ये है, थैंक यू फॉर कमिंग पहले तो। और सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपका क्या ओपिनियन है ये न्यूज़ के ऊपर? क्योंकि मार्केट में तो ये चल रहा है कि स्कैम हो रहा है, ये सारी न्यूज़ आ रही है। अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट ऐसी न्यूज़ तो चल रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। इस पर पहली बात मैं ये कहूंगा कि ये जो बातें चल रही है न्यूज में वगैरह, उस बातों में किसी तरह का कोई वजूद नहीं है, कोई दम नहीं है। ये ना कोई स्कैम है, ना कोई फ्रॉड है, ना किसी तरह की कोई गलत काम हुआ है। ये जो सारी चीज है, इसमें ना सेबी को कोई तकलीफ है। सेबी ने अपना काम किया है। सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर निकाला है। इंटरिम ऑर्डर में सेबी ने क्या कहा है? सेबी ने कोई एलिगेशन नहीं किया है। सेबी ने कहा है कि हमें कोई कोई पॉइंट पर संदेह है, शंका है, सस्पिशन है। आप ये सस्पिशन को क्लियर करो। राइट, ठीक है। ठीक है, आप इस सस्पिशन को क्लियर करो, ये डॉक्यूमेंट्स हमको दो। ओके। कोई गलत नहीं है। सेबी ने जो बोला है, सेबी का काम है, सेबी ने बोला है ना। हमें कोई दिक्कत है? जो सेबी ने जो बोला है वो सारी चीजें हम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओके, अच्छा ऐसा है। हमने देनी शुरू भी कर दी है। ठीक है। हमें पूरी तरह से यकीन है, पूरी तरह से पता है कि ये सारी चीजें गलत फहमी है और कुछ नहीं है। ठीक है। जब सेबी को कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अच्छा, बाकी लोग क्यों इतना बड़ा बवाल मचा रहे हैं? ठीक है। मतलब कुछ आपका भी नहीं है। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि सेबी जो चीज़ें मांग रहा है आप फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हो उसके साथ और आप वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, है ना? अब मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में सेबी ने आपसे मांगा क्या है? क्या ये आप बता सकते हो? सेबी ने पिछले 2-2.5 सालों में ओके, ठीक है। तरह तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी एविडेंसेस हमसे मांगी। ठीक है। करीब करीब मैं समझता हूँ 2 से 3 हजार सवाल सेबी ने किए अच्छा, इन 2-2.5 सालों में, ठीक है। सेबी ने और फॉरेंसिक ऑडिटरों ने। हमने इन सारे सवालों का उनको संपूर्ण व्यवस्थित तरीके से उनको जवाब प्रदान किया, जवाब हमने दिया। अब इतने सारे सवालों में अब सेबी 9 सवालों पर आया है।
सेबी बोल रही है कि हमें इन 9 सवालों पे 9 बातों पे संदेह है। आप इन 9 सवाल का जवाब हमें दो और इसके जो डॉक्यूमेंट्स है, हम्म इसके जो एविडेंसेस है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप हमें दो। ओके कोई वादा नहीं है। इतने सारे सवाल जब हमने जवाब दिए 2-2.5 साल में, तो ये क्या है, राइट हम इसका भी जवाब देंगे। और जब हमने किसी तरह का कोई गलत काम कभी, आप ये बात पे ध्यान दीजिए, 40 साल पुरानी हमारी कंपनी है, ठीक है 30 साल से तो हम लिस्टेड है, हमने किसी तरह का कोई भी कभी गलत काम आज तक नहीं किया है। तो हमें कोई चीज की चिंता नहीं है। राइट सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम प्रदान करेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन हम प्रदान करेंगे, सब कुछ जितने भी एविडेंसेस है हम देंगे। और पूरी हमें उम्मीद है, रादर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सारा मामला सेबी देखेगी, समझेगी और खत्म हो जाएगा। इसमें Okay. कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है ये सिर्फ शोर है। शोर जो हो रहा है वो या तो किसी ने करवाया शुरू, अच्छा किस कारण करवाया हमें नहीं मालूम है, लेकिन शोर शुरू होने के बाद उसमें और लोग जुड़ गए जिनको बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था, भीड़ में जुड़ गए कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, ना उन्होंने देखा कि इसमें क्या असलियत है क्या हकीकत है, कुछ भी नहीं देखा, शोर में जुड़ गए और बवाल मचा दिया। राइट बाकी जिन्होंने तथ्य देख के बगैर ये बातें कही है वो मैं समझता हूँ उससे पीड़ा होती है और वो गलत है। हमें चिंता किसी बात की नहीं है, ठीक है क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। ठीक है लेकिन देख करके लगता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों कारण के बगैर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन जाने बगैर समझे बगैर क्यों करना चाहिए। सर उसी के लिए पॉडकास्ट ये हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ, ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमने सेबी का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, उनका जो पर्सपेक्टिव था, उन्होंने जो आपसे क्वेश्चंस मांगे, इंटीरियर ऑर्डर डाला है, वो तो हमें पता चल गया क्योंकि न्यूज़ में आ गया है। बट ऑफकोर्स आपका साइड अभी तक पता नहीं चला है, तो ये इसका पॉइंट है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए है वो ये है कि जितने भी शेयर होल्डर्स है आपकी कंपनी में, क्योंकि अगर राजस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है गोल्ड रिफाइनरी में सर, है ना। इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके पीछे बहुत इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, बहुत लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे, तो उन्हें एक जस्टिफिकेशन मिले, उन्हें एक नया साइड मिले, उन्हें पता चले कि यार ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। बाकी जैसे आप बता रहे हो कि अगर आप वो सारी चीज़ें दे देते हो सेबी को तो ये ऑर्डर क्लियर भी हो सकता है, क्लीन चिट हो सकती है सारी चीज़ों की। तो उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। सर आपने बताया 40 साल हो गए, ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स को, एंड 30 साल से आप लिस्टेड हो। मुझे बस ये जानना है सर कि राजेश एक्सपोर्ट्स का बिजनेस मॉडल क्या है ना सर, बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें कितनी सब्सिडरीज आती है। बलकामी के बारे में हमें पता है, उसने आपने मतलब एक्वायर करा था आपने उनको, बट उसके अंदर और भी आपकी कोई सब्सिडरीज है क्या, ये मुझे थोड़ा समझना है बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए आपने जो कहा उसमें प्रथम मैं ये कहूंगा, आपने कहा कि आप हमारी तरफ का भी सुनेंगे और ऐसा भी हो सकता है करके आप कहेंगे, लेकिन उसके बारे में मैं ये कहूंगा ऐसा भी हो सकता है नहीं है, अच्छा। ऐसा ही है। ओ ठीक है आप ये सर, समझिए, ठीक है। अगर ऐसा ही नहीं होता तो अब तक सेबी ने फाइनल ऑर्डर दे दिया दे दिया होता। होता, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 2-2.5 साल का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इतनी बड़ी संस्था जिसमें इतने अच्छे मतलब दिमाग वाले लोग, बुद्धिशाली लोग हैं, 2-2.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, मतलब कि 2-2.5 साल की तहकीकात के बाद सेबी ने ये इंटरिम ऑर्डर निकाला है, राइट। वही दिखाता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर हमारी गलती होती तो अब तक सेबी फाइनल ऑर्डर निकाल चुका होता। राइट। हाँ, सेबी को कुछ बातों में संदेह है,
कुछ बातों में डाउट है, जिसके बारे में उन्होंने हमको पूछा है, हम वो सारी चीज दे रहे हैं। एक बार देंगे खत्म हो जाएगा। आप ये इंटरिम ऑर्डर में देखिए, सेबी ने ना कोई पेनल्टी लगाई है, ना कोई फाइन लगाया है, ना किसी तरह का दंड की प्रस्तावना भी की है। राइट। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक शंका का मामला है कि भाई उनको कोई डॉक्यूमेंट शायद चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं। शायद हमारे कारण नहीं मिले हो या उनके कारण नहीं मिले हो, हमको नहीं मालूम है। हमने करीब करीब हजारों, मतलब 1 लाख के करीब डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं। 400 GB का डेटा दिया है। हम्म। जब इतना समुंदर भर के आपके पास डेटा होगा, तो हो सकता है कोई डेटा आपको ना मिल रहा हो, कोई डेटा आपने ना देखा हो, या देखने के बाद कोई गलतफहमी पैदा हुई हो। तो उसके लिए उन्होंने सवाल किया है, उन सवालों के हम जवाब दे रहे हैं। और हमें, क्योंकि हमको मालूम है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हमें 100% पक्की बात है ये कि ये सारी चीज क्लियर सेबी के द्वारा होगी, क्योंकि हमारा जो जवाब जाएगा उसमें हम पूरे तथ्य उनको बताएंगे। हम्म। जब गलती है ही नहीं, तो कुछ गलत होने का चांस ही नहीं। ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये भी था कि राजेश एक्सपोर्ट्स की क्या सब्सिडरीज है और बिजनेस मॉडल क्या है उसका? राजेश एक्सपोर्ट्स, जैसे मैंने कहा, 40 साल पुरानी कंपनी है। आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखिए, बिजनेस मॉडल तो राजेश एक्सपोर्ट्स का सिंपल है कि हम सोने के व्यापार में हैं। सोना लेते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस किए गए प्रोडक्ट को हम बेचते हैं। 2 तरह का है इसमें। एक जो राजेश एक्सपोर्ट्स यहाँ पर करता है, वो यहाँ पर सोना इंपोर्ट करके उसमें से गहने और दूसरे प्रोडक्ट्स बना करके वो रिटेल, होलसेल और एक्सपोर्ट तीनों करता है। यहाँ से स्टैंड अलोन भारत में से। दूसरा हिस्सा है वालकाम्बी का, जिसमें हम रॉ गोल्ड मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उस रॉ गोल्ड को हम रिफाइन करते हैं, फिर उस रिफाइंड प्योर गोल्ड को हाई टेक्नोलॉजी यूज करके हम रिफाइन करते हैं, और उसी तरह की रोबोटिक टेक्नोलॉजी वगैरह सब लगा करके उसके बार्स बनाते हैं। ठीक है। उस बार में 1 ग्राम से लेकर के 12.5 किलो तक के बार होते हैं, जिसमें सारे ब्रांडेड होते हैं, वेलकम्बी के सीरियली नंबर्ड होते हैं। उसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस होता है कि भाई वो बार कहाँ गया, कोई डुप्लीकेट बार बनाया तो हम देख सकते हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी उसमें है, और वो करके हम बेचते हैं। तो एक बिजनेस है गोल्ड बुलियन का, और एक बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड प्रोडक्ट्स का। 2 बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। अब आपने सब्सिडियरी के बारे में पूछा। राजेश एक्सपोर्ट स्टैंड अलोन कंपनी आप गिने तो राजेश एक्सपोर्ट्स के नीचे पहली सब्सिडरी आती है REL सिंगापुर पीटी लिमिटेड। ओके। तो ये सिंगापुर बेस्ड है, ये होल्डिंग कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है GGR को, ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज, जो स्विट्जरलैंड में है। GGR होल्ड करती है वालकाम्बी को, और एक जो साउथ अफ्रीका में भी कुछ आपका है? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो अलग है। ओके। GGR होल्ड करती है वालकाम्बी को, जो एक ऑपरेटिंग कंपनी है। तो ऑपरेटिंग कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स है और वालकाम्बी है, बाकी सारी होल्डिंग कंपनीज है। इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दूसरा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है नहीं। हाँ, अलग अलग 3 देशों की चीज है, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ है। ओके। अब सर अगर बात करें कि आप कह रहे हो कि कंसोलिडेटेड होना चाहिए, ऐसे बहुत जगह पर दिख रहा है कि आपने जो रेवेन्यू काउंट करा इट्स कंसोलिडेटेड। ये मुझे समझा दो कि कहाँ से कितना आता है रेवेन्यू अगर हम बात करें, और पिछले 5 साल का हम बात कर रहे थे ना, देखा जाए तो सेबी ने भी उसी 5 साल की बात करी है। तो वो आप समझा दीजिए, मतलब क्लियर हो जाएगा लोगों को कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है जनरली। देखिए, भारत के कानून के मुताबिक
और स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें हमारी जितनी भी सब्सिडियरी है उन सब के नंबर्स को कंसोलिडेट हमारी कंपनी में करना पड़ता है हमें। ओके। और ये कंसोलिडेशन होता है इंड एएस सिस्टम से। भारत की जो मान्यता वाली अकाउंटिंग सिस्टम है वो इंड एएस है, विच इज ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ योर फाइनेंशियल्स। ये इंड एएस की सिस्टम से हमें ये सारी हमारे जितने भी ऑपरेशन है उनको कंसोलिडेट करना पड़ता है। अब मैंने आपसे कहा कि सारे ग्रुप में ऑपरेटिंग कंपनी दो है, एक राजेश एक्सपोर्ट्स है, एक वेलकम भी है। इन दोनों के नंबर्स अपनी अपनी पेरेंट में कंसोलिडेट होते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स का तो कोई पेरेंट नहीं है, तो उसका तो स्टैंड अलोन नंबर आता है। वालकाम्बी का जो नंबर आता है वो नंबर जीजीआर में कंसोलिडेट होता है। जीजीआर का जो कंसोलिडेटेड नंबर आता है वो आरईएल सिंगापुर में कंसोलिडेट होता है। आरईएल सिंगापुर का जो नंबर आता है वो राजेश एक्सपोर्ट्स में कंसोलिडेट होता है। अच्छा। ऐसे रिवर्स आकर के, दिस इज द लॉ, ये जरूरत है कानून की। तो इस तरह से सारे इंड एएस सिस्टम के हिसाब से कंसोलिडेट होते हैं। तो इस कंसोलिडेशन में जो वालकाम्बी का रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जीजीआर में जाता है, वही रेवेन्यू आरईएल सिंगापुर में आता है और वही रेवेन्यू राजेश एक्सपोर्ट्स में आता है। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू अगर 10 रुपया है और वालकाम्बी का रेवेन्यू अगर 100 रुपया है, तो वो 100 रुपया का रेवेन्यू वालकाम्बी का जाता है जीजीआर में, तो जीजीआर का रेवेन्यू 100 रुपया हो जाता है। उस 100 रुपया का रेवेन्यू आरईएल सिंगापुर में जाता है, तो उसका रेवेन्यू कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ, 100 रुपया हो जाता है। वो 100 रुपया का रेवेन्यू आरईएल में आता है, तो आरईएल का कंसोलिडेटेड हो जाता है 100 रुपया प्लस 10 रुपया, तो 110 रुपया उसका कंसोलिडेटेड होता है। जो मुख्यत्व वालकाम्बी का 10 रुपया और आरईएल का 10, वालकाम्बी का 100 रुपया और आरईएल का 10 रुपया मिलकर 110 बना है। सिंपल सी बात है, इसमें अच्छा। और कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। बट सर न्यूज़ में ये चीज़ आ रही थी कि जब सेबी ने आपसे कुछ डेटा मांगा रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो डेटा भी नहीं मिला उन्हें। जैसे मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, प्लस वालकामी के भी कोई डेटास थे कि उसके डेटा उन्हें नहीं मिले क्लियरली। तो क्या वो अभी भी देने बाकी है, ये मेरा क्वेश्चन है, या फिर वो क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या चल रहा है, गड़बड़ क्या है उसमें? ये जो बात है इंटरिम ऑर्डर में कही गई है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों सर? हमने सारा डेटा दिया हुआ है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो हमने नहीं दिया है। जो जो दिया जाना था वो सारा डेटा हमने दिया है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई डेटा नहीं दिया है। हाँ, इतने सारे डेटा में शायद उनको डेटा ना मिला हो या ना देखा हो, या कभी हो सकता है हमसे रह गया हो देने में, तो वो सारा कंपाइलेशन करके उन्होंने पूछा है। हम वो सारा डेटा उनको देने वाले हैं। एनी टाइम वी आर गोइंग टू गिव इट, ऑलरेडी इन द प्रोसेस, वो प्रोसेस में ही है। हम सारा का सारा जो उनको चाहिए वो सब हम देने वाले हैं, आजकल में ही 2-5 दिन में ही देने वाले हैं। ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो सारा डेटा देंगे। सब कुछ मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। ओके। एंड सर एक बात ये भी थी कि ये भी चल रहा है कि आपने, ठीक है, आपके पर्सनल अकाउंट में कुछ पैसे गए थे जिसमें एमसीएक्स में ट्रेडिंग हुई है, ऐसा कुछ करके आया था, कुछ 300 करोड़ के अराउंड है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या ये हुआ था? और कह रहे थे बोर्ड का अप्रूवल नहीं था और उसके बिना ये चीज़ हुई थी, तो क्या ये सारी चीज़ें हुई है? 1 रुपया भी बगैर कारण के या कोई दूसरे इरादे से 1 रुपया भी किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं गया है। अच्छा। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो कंपनी की जरूरत के मुताबिक ही हुए हैं। कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। 1 रुपया भी प्रमोटर या किसी को भी कंपनी ने कोई बगैर कारण के नहीं दिया है। प्रमोटरों ने कंपनी से कभी कोई पैसा नहीं लिया है। ठीक है। हम तो हमारी सैलरी तक नहीं लेते कंपनी से, ये इस तरह के प्रमोटर हैं।
जितना भी जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन के जितने जरूरी क्लियरेंसेस थे या अप्रूवल्स थे वो सारे अप्रूवल्स क्लियरेंसेस लेने के बाद में ही सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा एक भी रुपया नहीं है जो कंपनी का बाकायदा है या बाकी है प्रमोटरों से लेने का, कभी नहीं। जो हुआ है वो पूरी की पूरी माहिती हमने सेबी को बराबर से दी है और अभी जो मांगा है वो भी देंगे, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब बात करते हैं अफ्लॉन्स की। अफ्लॉन्स करके आपका आई गेस क्लाइंट था जो भी था, तो उसके ट्रांजैक्शंस में कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा बताया जा रहा है मार्केट में। ये न्यूज़ चल रही है कि कुछ 11,400 करोड़ का कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो आपकी कंपनी ने दिखाए हैं। बट जब सेबी ने चेक करे और अफ्लॉन से जाकर पूछा तब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने डिसएग्री करा कि यार ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या टेक है सर? देखिए, ये सारी बातें भी जो है 15 लाख की बात चले, 15 लाख करोड़ की जो बातें चल रही ऐसी ही है। कहीं भी सेबी ने ना 15 लाख करोड़ या ना 11,000 करोड़ या ना 300 करोड़ या ना 1 रुपया, कहीं भी ऐसा सेबी ने नहीं बोला है कि कोई लेके चला गया या कोई लेके भाग गया हाँ, या ये तो किसी नहीं को है। दे दिया, कहीं नहीं बोला गया। हुँ, एक लाइन नहीं, एक सेंटेंस भी नहीं है कहीं भी। ये सारे ट्रांजैक्शंस है जो कंपनी के लिए जरूरी थे, कंपनी के फायदे में थे, वो सारे ट्रांजैक्शन किए गए हैं अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग एंटिटीज के साथ। सारे के सारे ट्रांजैक्शन बराबर है, कंपनी ने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब उन्होंने सेबी को क्या बोला ये हमें नहीं मालूम है। अब इंटरिम ऑर्डर में पहली बार सेबी ने हमको ये बताया है, जो बताया हो उसकी उसका पूरा जवाब सारे प्रूफ और एविडेंस के साथ हम देने वाले हैं। एंड ऑल एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज फुल्ली जस्टिफाइड, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आज तक हमने नहीं किया है जिसमें कंपनी का हित या कंपनी का फायदा ना हो, कंपनी की जरूरत ना हो। कंपनी की जरूरत, कंपनी का फायदा और कंपनी का हित, इसके लिए ही हमने सारे ट्रांजैक्शन किए हैं और बाकी कोई कारण नहीं है। अब सर अगर बात करें आपके राजेश एक्सपोर्ट्स की जो शेयर प्राइस है, उसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होगा आपके लिए भी, क्योंकि बात करते हैं अगर 90% फॉल आ चुका है सर, हाई प्राइस से जो आपका हाईएस्ट प्राइस था, ठीक है? वहाँ से 90% फॉल आ चुका है। इसके अंदर इन्वेस्टर्स भी है, तो मैं आप उनको क्या कहना चाहते हो? मैं ब एक पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहते हो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं आपकी कंपनी में? देखिए, हमारी कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं हूँ। अच्छा। जो भी नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, उसका सबसे बड़ा भागीदार मैं खुद हूँ। तो किसी भी इन्वेस्टर से ज्यादा तकलीफ या दुख मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई ज्यादा तकलीफ या दुख नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं जानता हूँ और मानता हूँ ये सारे टेम्पररी फिनोमिनन है। ओके। ये जो है, जो एक बवाल मचाया गया किसी कारण, उस बवाल का रिजल्ट है ये। 2-3 साल से कंपनी के शेयर के भाव नीचे आ रहे हैं, किसी ना किसी कारण से नीचे आ रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के जो आंकड़े हैं, कंपनी के जो एसेट्स है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। या ऑफ कोर्स। ना 2 साल में पड़ा है, ना 20 साल में पड़ा है। हुँ, वो सब यथाकित इसी तरह से है, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं आया है। हाँ, कोविड के दरमियान बिजनेस में फर्क आया था, सबको आया था, कंपनी को भी आया था। आगे चलते हुए पूरी उम्मीद है मुझे कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अच्छे बिजनेस में है, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ कि हाँ, पैनिक कोई भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का बवाल मचाया गया है
कि ऐसा हो गया, न स्कैंडल हो गया, ना फ्रॉड हो गया, ये सबसे बड़ा स्कैंडल। अरे क्या सबसे बड़ा स्कैंडल है? क्या कोई 15 लाख करोड़ लेके भाग गया? नहीं वो तो नहीं। ये जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, वो टोटली डेट फ्री कंपनी है। ओके। इस दुनिया में कोई नहीं है जो बोल सके कि हमें 1 रुपया भी राजेश एक्सपोर्ट्स के पास लेना है। इस दुनिया में इसको किसी को कुछ देना नहीं बनता है। इसको कोई जरूरत नहीं है, इस कंपनी को कोई घोटाला, कोई स्कैम, कोई गड़बड़ करने की। कंपनी ने 1 रुपया भी स्कैम के हिसाब से या गलत काम करके कभी नहीं कमाया। अगर 15 लाख करोड़ रुपया का स्कैम होता तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। आप ये समझिए। 15 लाख करोड़ सर होते कितने? 4% होते जीडीपी के। वही बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बहुत नहीं ज्यादा बैठा बड़ी बात है। होता। ये कोई घोटाला नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। वो अंधेरे में कोई बड़ी चीज देखे, हाथी आया, शेर आया करके भाग भाग के लोग बोले जिसको बोलना है उसको। ये सिर्फ उतनी ही चीज है, इसमें कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस। ये 15 लाख करोड़ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो वालकाम्बी की बिक्री है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें वालकाम्बी ने कोई घोटाला कर दिया, सोना खा गया, पैसा खा गया, इसका खा गया, उसका खा गया, कुछ नहीं है। ये उसका जनरल बिजनेस है, रोज बरोज जो करती है, 5 साल का जनरल बिजनेस है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। आप 5 साल की जगह अगर 50 साल का टोटल मारते तो 15 लाख करोड़ की जगह में 150 लाख करोड़ आता। आप खाली फिगर बड़ा करने के लिए सब फिगर जोड़ के बात करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बिक्री है, बिक्री हमसे भी बड़ी बड़ी कितनी सारी कंपनियां करती है। तो बड़ा नंबर है उसका मतलब नहीं है आप किसी के पीछे पड़ जाओ। आप जानिए कि इसमें हकीकत क्या है। सेबी ने कोई फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है। अगर आपको तकलीफ थी किसी तरह की एज ए जर्नलिस्ट और एज ए पब्लिक और एज एनीबडी, यू शुड हैव, आपको सेबी के पास जाना चाहिए था, सेबी को पूछना चाहिए था कि भाई क्या है हमको बताओ। सर यही न्यूज आ या रही है, मतलब वो नहीं था। हाँ। तो आप हमको पूछना था। आप कुछ भी लिखते हो, बवाल करते हो, बड़ी बड़ी हेडलाइनें छापते हो, उसके पहले हमको पूछ लेते आप। हमें एक मेल भेज देते कि भाई हमको ऐसा लग रहा है, मैं फलाने फलाने जगह से हूँ, हमको ऐसा लग रहा है, आप बताओ ये हकीकत क्या है। हम तुरंत 2 मिनट में जवाब देते उनको कि क्या हकीकत है। तब दूध का दूध, पानी का पानी उनके सामने आ जाता। भले हमारा वर्जन वो माने या नहीं माने, लेकिन समझ में तो आता कि ये है। बाकी जो बातें कही गई है, घोटाला ये वो, ना सेबी ने वो बात कही है, ना हमने वो बात कही है, ना तथ्य कोई उस तरफ निर्देश करता है। ये मनगढ़ंत बातें हैं, सिर्फ सेंसेशनलाइजेशन फैलाने के लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सर मैं क्यूरियस हूँ एक क्वेश्चन को लेकर। आपने स्टार्टिंग से ये बोला कि ये सेबी ये बहुत सालों से कर रहा है, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, 1000 क्वेश्चंस पूछ लिए आपने, हाँ 400 GB का डेटा दे दिया, ये सारी चीज़ें दे दी। बट अभी जो न्यूज़ सामने आई है ये सारी, ठीक है, स्कैंडल की न्यूज़ है। इसमें एक बात जो सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि एक शेयर होल्डर ने आपकी कंप्लेंट करी थी, राजेश एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंप्लेंट करी थी सेबी को। उसके बाद सेबी ने चेक करी सारी डिटेल्स, फंडामेंटली उनको सही नहीं लगा था, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, शेयर होल्डर का हक और अधिकार है कंप्लेन करने का, अगर उसको कुछ गलत लगता है तो। वो सारी कंपनी में होता है, कोई एक कंपनी, सब हाँ, कंपनी एक में तो नहीं होता, है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है। उन्होंने कंप्लेन किया, सेबी ने, सेबी को ठीक लगा नहीं लगा जो भी है, उन्होंने तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद, हजारों चीजें देखने के बाद, 5 साल का इतना बड़ा डेटा देखने के बाद 9 सवाल के साथ सेबी बाहर आई है। आखिर क्या सवाल है सर वो? कोई बस सवाल में मुख्य सवाल यही है, 9 के बराबर एक ही सवाल है कि इतना रेवेन्यू किधर से आया, 15.5 लाख या 15.15 लाख, 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। एक ही सवाल है। सर आप ना, मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है अब कि आप इतने सारे पेपर्स लेके घूम रहे हो,
ठीक है। क्या ये वही डेटा है जो आप बताना चाहते हो या फिर ये डेटा आपके पास ऑलरेडी पड़ा है जो आप सभी को दे दोगे? क्योंकि मेरा तो सर ये जेन्युइन क्वेश्चन मैं है। कोई पेपर कोई सफाई के लिए नहीं है, मेरे पढ़ने के लिए है। जो अच्छा। पेपर है वो मेरे काम के लिए है। ठीक है। हमारे पास सारा का सारा डेटा तैयार है, सारा का सारा एविडेंस तैयार है, सब चीज ऑडिटेड है केपीएमजी द्वारा। यूरोपियन कंपनी है, इट इज ए गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी। इतना तो समझना चाहिए, सर मेरे में इतना तो समझना चाहिए। हाँ, सुनिए एक मिनट, हाँ, हाँ। इतना तो समझना चाहिए कि वो स्विस गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित कंपनी है, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट कंपनी है, स्विस गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित। वो कुछ गड़बड़ करेगा तो स्विस गवर्नमेंट छोड़ेगी क्या उसको? नहीं, नहीं, केपीएमजी तो बहुत बड़ा वहाँ नाम है। के कानून तो यहाँ से 100 गुने कड़क है, 100 गुने कड़क है। हमारे देश के कानून से वहाँ के कानून 100 गुने कड़क है। छोटा देश है, कम कंपनियां हैं, एक एक कंपनी पर नजर गड़ा के गवर्नमेंट बैठती है। खास करके वालकाम्बी जैसी इतनी बड़ी कंपनी पर तो उनकी खास नजर है, क्योंकि ये उनका भी क्राउन ज्वेल है, स्विट्जरलैंड का भी, तो वो भी नजर गड़ा के बैठी है। तो क्या आप समझते हो, जो चाल वालकाम्बी 1962 से है, आज वालकाम्बी को करीब करीब 90 साल होने आए। हाँ 90 नहीं, सॉरी 70 साल होने आए। 70 साल से कभी स्विस गवर्नमेंट ने एक पॉइंट भी उनके सामने नहीं किया है, और हमारी सेबी ने बोल दिया इतना बड़ा घोटाला है करके। तो क्या स्विट्जरलैंड की सरकार सो रही है? उनको समझ में नहीं आता है 70 साल से? ये कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमी है। ये गलत फहमी क्यों हुई वो भी मैं बता देता हूं आपको। सेबी ने वालकाम्बी का जो एबिटा था, एबिटा मतलब ग्रॉस मुनाफा, ग्रॉस मुनाफे को सेबी ने रेवेन्यू में गिन लिया। वालकाम्बी ने 1 किलो अशुद्ध सोना मंगाया खान से, खदान से, उसको रिफाइन किया। वो 1 किलो सोने के जो पैसे होते हैं, इंडियन रुपीस में बोलूँ तो करोड़ रुपया होता है, 1.5 करोड़ होता है, जो भी होता है, उतना पैसा उसने दे दिया उस खदान को। वो सोने की मालिक वालकाम्बी बन गई। उसने उसको शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद उसने उसके बार बनाए, अपनी ब्रांड डाली, ट्रैकिंग डाला, सब डाल के उसने वो बार दूसरी बैंक को बेचा। 1.5 करोड़ का माल उसने 1,51,00,000 में बेचा। इनवॉइस रेज की, एक्सपोर्ट किया कस्टम्स द्वारा, कस्टम्स के थ्रू, इंपोर्ट भी कस्टम्स के थ्रू था। तो इसकी बिक्री 1,51 करोड़ 1,51,00,000 नहीं लिखेगी वालकाम्बी? क्या इसकी 1 लाख बिक्री हुई कि 1,51,00,000 हुई? आप मुझे समझाइए। देने वाला अलग व्यक्ति है, लेने वाला अलग व्यक्ति है, इसकी ओनरशिप की आइटम ये बेच रहा है, तो मतलब क्या हुआ? उसकी बिक्री है वो। अब वालकाम्बी ने बिक्री के साथ साथ उस बिक्री में उसको कितना फायदा हुआ वो भी फिगर नोट किया है। इन्होंने सिर्फ वो फिगर ले लिया है, बिक्री का फिगर छोड़ दिया है, जबकि बिक्री का फिगर आराम से दिख रहा है। ऑडिटेड बैलेंस शीट, स्विस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, ऑडिटेड बाय नन अदर देन केपीएमजी, मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड। उसका डेटा सामने सामने साफ है, दिख रहा है। उसको आप बोलते हो कि उसमें ओवरस्टेटेड है। किस तरह से बोल रहे हो? गलतफहमी हुई है, मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा हूं। ये गलतफहमी हम दूर कर रहे हैं। बाकी लोग जो बवाल कर रहे हैं, तकलीफ वहां पे है। सर हुआ तो है, देखो आजकल हम उस टाइम में बैठे हैं कि एक छोटी सी न्यूज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है, उसे टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। वही चीज़ हो सकती है, बट मैं ये मानना चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे हो कि आप सारी चीज़ें कॉर्पोरेट कर रहे हो, सारी चीज़ों को देख रहे हो और आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेबी को प्रोवाइड कर दोगे। होपफुली अगर ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है तो आप क्या करोगे? मतलब मुझे लग रहा है कि आप ऑडिटर्स को कुछ बोलना चाहोगे कि यार आप अच्छे से आपने ऑडिट नहीं करा। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बेस लेवल से समझना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए, करने के लिए तो बहुत सारी चीज की जाती है, की जा सकती है। अगर हमारे पास समय हो
अगर हमको करना है तो जिस जिसने बवाल मचाया है, जिस जिसने लिखा है, जिस जिसने बोला है, उन सबको वी कैन सू देम, क्योंकि गलत लिखा है, गलत कहा है, जाने बगैर कहा है, सबको सू कर सकते हैं। उसके बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद हम काम में उलझ जाए और भूल भी जाए। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि भाई कैसे आगे जाता है, क्योंकि किसी के ऊपर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना, कोई बोलता है इसने घोटाला कर दिया, कोई बोलता है LIC का पैसा खा गया, ये कर गया, वो कर गया, कोई मतलब के बगैर की बातें करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि बातें करने वाले को 2 बार सोचकर बातें करनी चाहिए। आपके पास कैमरा है, आपके पास कलम है लिखने की, करके जो भी मन में आया वो लिख दो, वो गलत है। आप जानिए, जानने के बाद बातें कीजिए, सही बात ये है। मेरा कहना है। आपकी बातों से दूसरों का नुकसान होता है, उसमें आपको मजा क्यों आ रहा है? लेकिन जो सत्य है उसका नुकसान नहीं होने वाला है, आखिर में नुकसान आपका ही होने वाला है। लोग समझ जाएंगे कि आप गलत बोल रहे थे, आप ये समझिए। समझ गया सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जिसमें आपने ऑलरेडी बात कर ली, LIC, ठीक है सर। LIC 10 से 11% होल्ड करती है, ठीक है, आपकी कंपनी को। तो इतने लोगों का पैसा उसमें है, ठीक है, LIC की, क्योंकि लोग यही मार्केट में बोल रहे हैं कि LIC में तो मिडिल क्लास का पैसा होता है, ये सारी चीज़ें। अब शेयर प्राइस गिर चुका है, उनका इन्वेस्टमेंट नीचे आ चुका है, इसके ऊपर आपका क्या टेक है सर? देखिए, आप इसको ध्यान से सुनिए और आपके जो दर्शक है उनको भी ध्यान से समझाइए ये बात। ये जो बवाल मचा है उसमें 2 बातें कही जा रही है। एक कि LIC में जो निवेशकों का पैसा है वो डूब गया या डूब जाएगा। यही न्यूज़ चल रही मार्केट में। दूसरा कि LIC को किसी तरह इन्फ्लुएंस करके ये शेयर लेने को बोला गया है। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे, ये तो मुझे आपसे पता चल हाँ, रहा है। ये 2 चीजें बोलते हैं लोग, मैंने को जो जहां तक सुनाई दिया वहां तक। ओके। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल गलत है। आपको मैं बहुत सरल तरीके से बोलता हूँ। LIC हमारी कंपनी में 10.8% इक्विटी होल्ड करती है, उसमें कोई शंका नहीं है, वो बात पब्लिक है, रिकॉर्ड्स में है। हाँ बिल्कुल। उतनी ही पब्लिक और एक बात है, रिकॉर्ड्स में और एक बात है कि LIC ने ये शेयर कल नहीं खरीदे हैं, या महीने पहले नहीं खरीदे, या 6 महीने पहले नहीं खरीदे, साल पहले नहीं खरीदे, बल्कि LIC ने पिछले से 6 साल में तो एक भी शेयर नहीं खरीदा है हमारा। पिछले 6 साल से LIC ने ये सारे शेयर खरीदे हैं 2006 से 2020 तक। इन सालों में उन्होंने ये शेयर खरीदे बोलने से भी ज्यादा मैं ये बोलना चाहूंगा कि शेयर जमा किए। उन्होंने धीरे धीरे कभी आधा %, कभी 1%, कभी 1/4% लेकर कभी 2% लिया होगा, लेकर उन्होंने जमा किए है शेयर, और जमा करके टोटल शेयर उन्होंने अपने बनाए हैं। राइट। अब आप बोल रहे हो छोटे निवेशकों का नुकसान होगा, इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि LIC ने ये शेयर किसके पास खरीदे? क्या कंपनी के पास खरीदे? क्या कंपनी ने पैसे ले लिए LIC के पास? या LIC ने कंपनी को दिए पैसे, या LIC ने मुझे दिए पैसे, या प्रमोटर को दिए? आज तक कंपनी ने एक भी शेयर किसी को नहीं बेचा है, पहला पब्लिक इश्यू छोड़ के। दूसरा, प्रमोटर ने आज तक इतिहास में कभी अपना एक भी शेयर नहीं बेचा है। मैं देख रहा था सर, आपकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आई गेस 54.5% जितना ही है, और काफी सालों से मैंने 5 साल का देखा पहले था। दिन से, सालों से नहीं, पहले दिन से इतना ही है, ठीक है, कभी नहीं बेचा गया है। LIC ने जो ये शेयर खरीदे हैं वो आम निवेशकों के पास से, कॉमन पब्लिक के पास से खरीदे हैं। ये उन्होंने स्टॉक मार्केट में से लिए हैं, इन्वेस्टमेंट करा उन्होंने, इन्वेस्टमेंट किया है। कॉमन पब्लिक के पास से स्टॉक मार्केट के माध्यम से लिया हुआ है। ये छोटे छोटे लोगों ने ही शेयर बेचे LIC को।
ये हमारी कंपनी ने नहीं बेचे हैं। तो ये शेयर लेने में जो फायदा हुआ है एलआईसी के शेयर लेने से, वो छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा हुआ है। और मेरे हिसाब से 2006 से आज तक एलआईसी ने सिर्फ लिए नहीं है शेयर, एलआईसी ने बेचे भी है। बहुत सारे शेयर बेचे, पब्लिक रिकॉर्ड है, बहुत सारे शेयर बेचे हैं और अच्छे भाव में बेचे हैं। तो और उसने लिए बहुत सस्ते में है स्टार्टिंग। इसमें एलआईसी का कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, परसीव्ड लॉस कि 6 महीने पहले आपको आपकी आइटम की कीमत 1000 मिलती थी, वो 500 हो गई, लेकिन उसकी खरीदी आपकी 100 की है या 400 की है, तो लॉस नहीं है। परसीव्ड लॉस जो है, उस परसीव्ड लॉस का भी फायदा सामने कॉमन पब्लिक को ही हुआ है। कोई कॉमन मैन एलआईसी को 500 रुपए में बेच के गया है, तो आज के दिन उसका भाव 100 हो जाता तो उसने 500 कमाए है कॉमन मैन, तो उसको फायदा ही हुआ है। एलआईसी तो होल्ड करके बैठ सकता है, बड़ी संस्था है, उसको तो फायदा हो गया, पब्लिक को तो बेचकर अपना पैसा बना लिया उसने। तो ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है पब्लिक के लिए? आप बवाल मचा रहे हो, क्या पब्लिक को फायदा हुआ उसके लिए मचा रहे हो? किस लिए मचा रहे हो? और दूसरी बात, इस निवेश से एलआईसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फायदे में ही है इसमें भी। लेकिन अगर जो परस्यूड लॉस हुआ है उसमें भी कोई फर्क है, क्योंकि एलआईसी का जो टोटल निवेश है लिस्टेड कंपनियों में, उसमें से ये 0.01% है, बहुत छोटा सा भाग है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ज्यादा मिले या कम मिले, नफा हुआ तो भी कोई फर्क नहीं है, नुकसान हुआ तो भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो कोई ये इतनी बड़ी रकम नहीं है 10.8% कि उसके लिए अब इतना बड़ा बबल मचाए कि लोगों का पैसा चला गया। कुछ भी नहीं गया है लोगों को फायदा ही हुआ है। अच्छा, और सर अभी इस इंटीरियम ऑर्डर आने के बाद आपको भी शायद बैन कर दिया गया है सभी ने अभी मार्केट से? इंडिविजुअल लेवल पे किया है, हाँ, इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे। को कुछ भी हाँ, नहीं इंडिविजुअल लेवल किया पे किया है। है। इंडिविजुअल में मैंने ना आज तक कभी मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, ना मुझे करने की आशा भी है। मुझे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, अपने आप वो बैन उठाएंगे महीने में 15 दिन में। अच्छा, बट वो सर एमसीएक्स वाला क्या था, मुझे समझ नहीं आया फिर कि जो पर्सनल अकाउंट वाला फिर ऐसा बोला ही क्यों गया, मुझे तो वो समझ नहीं आया नहीं, फिर। वो उनको हमने जो एक्सप्लेनेशन दिए है वो शायद पूरी तरह से उनको समझ में नहीं आया है या हम समझा नहीं पाए हैं, उसके लिए दी है। उसका हम फिर से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इट शुड अच्छा। ऑल बी क्लियर। क्योंकि ये हेडलाइन भी बन रही, कहीं जगह पर ये भी हेडलाइन बन रही है इस वजह से। हेडलाइनों की ही तकलीफ है। अच्छा। आप अगर हेडलाइन सोच समझकर जानकर बनाते तो हमें बहुत खुशी होती। अगर हमारी गलती होती तो भी हमें खुशी होती कि भाई हमने गलती किया है, हेडलाइन बन गई। ये हमारी कोई गलती नहीं है और आप गलत हेडलाइन बना रहे हो। कल को आप जवाब नहीं देंगे, कल को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप जवाब नहीं देंगे कि आपने हेडलाइन क्यों बनाई है। सही बात है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही सत्य बात है। सामने आना ही है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि अगर लेट सपोज ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है तो राजेश एक्सपोर्ट्स का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब इन बिजनेस में पूछ रहा हूँ। नहीं, बिजनेस में तो राजेश एक्सपोर्ट्स के बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीजें करने जा रही है। अपने देश का ये थोड़ा दुर्भाग्य है और देश के उद्योगपति का दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरह की अड़चने आ जाती है जिसमें वो लोग बिजनेस करने की जगह में ये चीजें सुलझाने में लग जाते। वो गलत है। आप देश का नुकसान कर रहे हो, देश की इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हो। सही चीजें से भी एक्शन लेगा, आपको क्या तकलीफ है? अगर मैंने गलती की है मुझे सजा से भी देगा, उसमें आपको क्या कर लेना देना है? क्या करना है आपको? सामने आएगा। आप बवाल मचाकर तकलीफ क्यों दे रहे हो? क्यों आप सबका समय खराब कर रहे हो? सही बात है सर। प्रॉब्लम वो है, बगैर कारण की चीजें आना जिसमें लोग उलझ जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अपनी इमेज खराब होती है, वही दुर्भाग्य है।
राजेश एक्सपोर्ट्स के तो काफी प्लान है, आगे चल करके बहुत सारा काम करना है, हम करते रहेंगे। सर रिटेल लेवल पे आप क्या कर रहे हो? मतलब मैं मुझे पर्सनली समझना है, क्योंकि आपने बीच में कहा था कि आप रिटेल में भी काम कर रहे हो, बट रिटेल में किस तरीके से काम कर रहे हो? मतलब B2C कर रहे हो, B2B कर रहे नहीं हो, नहीं, वी आर डूइंग B2C? डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू क्लाइंट्स टू कस्टमर। इनफैक्ट हमारा तो माइंड टू कस्टमर है। मुझे लग रहा था सर B2B है, बट आप कह रहे हो B2C नहीं है, नहीं, तो किस B2B तरीके भी से कर है? रहे हैं, हाँ B2B तो B2C भी कर रहे हाँ, हैं। B2C किस तरीके से कर रहे हो? B2C हमारे शोरूम से शुभ ज्वेलर्स करके, अच्छा, शुभ ज्वेलर्स शुभ करके। ज्वेलर्स नाम के शोरूम से रिटेल पे हालांकि हमने बहुत ध्यान नहीं दिया है, वो क्योंकि किसके हम अंडर आते थोड़े हैं? एक्विजिशन में वगैरह चले गए थे। अब फिर रिटेल में आकर के हम बहुत सारा ध्यान देने वाले हैं, बहुत सारा ध्यान दे करके उसको आगे बढ़ाएंगे, रिटेल में भी जाएंगे, बहुत सारे और काम करने हैं, करते रहेंगे। बट ये शुभ ज्वेलर्स किसके अंडर आता है? ये राजेश? राजेश एक्सपोर्ट्स का ही है, अच्छा, उसी का है। क्योंकि ये किसी को नहीं पता था। मैंने भी जब आपके बारे में पढ़ रहा था, ये किसी को पता नहीं था और मुझे भी ये कहीं पर नज़र नहीं आया। तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन आपसे यही था कि रिटेल में आप कहाँ हो? देखिए, दुर्भाग्य ये है, जिसको पता है वो बोल नहीं रहा है, और जिसको पता नहीं है वो बोलते जा रहा है। तकलीफ सिर्फ इतनी ही है, जिसको पता है वो शांत बैठा है, उसको मालूम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको नहीं पता है वो मजा लेने के लिए चिल्ला रहा है, और कुछ नहीं है। दुर्भाग्य इतना ही है, लेकिन समय आता है, समय जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब सर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे, कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने गोल्ड रिफाइनरी में ही क्यों बिज़नेस करा? ये कुछ मैं आपकी हिस्ट्री जानना चाहता हूँ, बस एक शॉर्ट इसमें, क्योंकि हमने हिस्ट्री पे रिलेटेड कोई बात नहीं करी इस वजह से। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स ने शुरुआत ही गोल्ड से की थी। 1987-88 में गोल्ड बिजनेस से ही शुरुआत की थी। तो गोल्ड बिजनेस में ही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों पे उसका ध्यान रहा है। तो बैकवर्ड में भी उतना ही गया है, फॉरवर्ड में भी उतना ही गया है। और एक मैं समझता हूँ, तब तक मेरी कंपनी है करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस कंपनी ने अपने देश में ऐसा काम किया है जो किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया है। गोल्ड में वो लास्ट तक गई है ये कंपनी, और स्टार्टिंग तक गई है। क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने बैकएंड भी संभाला और बैक आप एंड रिटेल फ्रंट में एंड भी हो। दोनों संभाला है। इट इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल फॉर एनीबडी इन द कंट्री। जो कभी सोच में, हम इतना सारा सोना हम खरीदते थे दुनिया में, भारत सबसे बड़ा खरीदार था सोने का, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो सोना आ कहाँ से रहा। समझिए। हमने जो हमको सोना बेचता था उसी को खरीद लिया हमने, आप समझिए। तो एक बहुत अलग तरह का काम किया है। हम्म, इस काम को अप्रिशिएट मेरे हिसाब से करना चाहिए। मेरी कंपनी है करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो सामने और दूसरे 4 करेंगे, देश की वृद्धि होगी, देश के लिए अच्छा होगा। आप इस तरह का बगैर कारण का, बगैर वजूद का किसी भी बेसलेस बवाल आप खड़ा करोगे तो देश का नुकसान उसमें हो रहा है। कंपनी को लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है काम, किसी को भी ये होगा। नहीं, इस तरीके से सर क्या होता है कि शेयर होल्डर्स भी भाग जाते हैं, जो अगर इन्वेस्टर्स है उन्हें डर बैठ जाता है। एग्जैक्टली हम्म, बाहर के देश में लोग सोचते क्या इस देश में खाली स्कैम ही हो रहे हैं क्या, अच्छा, क्या यहाँ सही बात। गड़बड़ी चल रही, कि कुछ है नहीं और आप उठाते हो। हम्म, क्योंकि सर इससे पहले तो राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम बहुत लोगों को नहीं पता था। मैं अगर आपको सच बताऊं, राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम बहुत लोगों को नहीं पता था। ये तो आपकी हेडलाइंस में ये चीज़ आ रही है कि जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी थी राजेश एक्सपोर्ट्स, उसमें ये तरीका का स्कैम हुआ है। एग्जैक्टली ये स्कैम है ही नहीं, कोई गड़बड़ है ही नहीं, उसको भी आप इस तरह बता रहे हो। कल को सब सही चीज सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन फिर अपना नाम क्या होगा देश का, अपनी पूरी सिस्टम का नाम क्या होगा। इनको तो काम नहीं है, धंधा नहीं है, ऐसे ही काम करते रहते हैं, बगैर काम के बोलते रहते, कोई वजूद के बगैर बोलते रहते। नाम खराब सबका होना है। वी नीड टू मैच्योर, अपने को आगे चल के थोड़ा परिपक्व होना है, जिसमें कि हम देखकर, सोचकर, समझकर बात करें, ऐसे ही बेकार की बातें ना करें। सर बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, लास्ट मेरा आपसे बस यही सजेशन होगा कि आप लोगों को क्या कहना चाहते हो, जो भी लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो, वो प्लीज़ आप कह दीजिए कैमरा में। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जो कंपनी है वो एकदम स्टैंडर्ड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। उसने आज तक कोई तरह का, किसी तरह का गलत काम नहीं किया है। ओके। और
जब तक मैं हूं तब तक वो गलत काम करेगी भी नहीं। ओके। ये सारा एक बवाल है, ये सारा बगैर कारण का शोर है। जो भी देख रहा है, अगर उससे हो सके तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मामले की जड़ तक जाओ, देखो कि इसमें क्या है, क्या कुछ भी हकीकत है इसमें। हम्म। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको पूछो, हम्म। आप मेल डालो, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, रिलेशन डिपार्टमेंट, वो पूरी कोशिश करेगा आपको जवाब देने की। बेकार की इस अफवाहों में, सब बगैर वजूद की बातों में आकर के अपना निर्णय या अपना निवेश के बारे में मत सोचो। आप हम्म। जो है तथ्य देखिए, तथ्य देख के आप सोचिए और उस तरह से काम कीजिए। हम्म। और एक और काम आप जरूर कीजिए कि जो लोग ये गलत खबरें फैला रहे हैं उनके बारे में भी अपनी राय बनाइए कि ऐसे लोग ऐसी गलत खबरें फैला रहे हैं और इनको हम आगे से हमको मानना नहीं चाहिए। ओके। सो थैंक यू। आपका ये साइड जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने एक साइड तो जान लिया था सेबी का, और आपके साइड से भी हमें चीज़ें पता चली, और ये ऑफ कोर्स एक न्यू चीज़ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम अपडेटेड आपको रखेंगे। बाकी कमेंट्स में आप बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड आपको क्या अपने आंसर्स मिले हैं। बाकी सर ने तो कह दिया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स को आप मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट्स है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।